चला फुला रे फूलों को, सादा सादा फूल बिरौला, मोरों का जूठा फूल न तोड़ा, मोरों का जूठा फूल न लाया। ये कहा जाता है कि फ्योली एक राजकुमारी थी। प्रकृति के बीच जीवन बिताने वाली वो कन्या राजमहल में सुखी नहीं रह पाई। उसके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास प्रकृति नहीं थी। उस सब जो एक बनावटीपन था उससे वो उकता गई और वो बीमार रहने लगी। इस त्योहार में सभी गांव के बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर फिर गांव की प्रभात फेरी करते हैं और सुबह सुबह सभी गांवों में फूल डाला करते हैं। जय घोगिया माता फ्योल्या फूल, माता बोधी के का फूल, हम बोले फ्योल्या फूल। सबसे पहले आप सभी को फूलदेई त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाथ में ये फूलों से भरी कुरंजी, हमारे यहाँ इसको कुरंजी बोलते हैं, है ये एक टोकरी है, रिंगाल की टोकरी बनी हुई है और आपके यहाँ कुछ अलग अलग बोलते हैं। इसे देखकर जितने भी जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, यकीनन आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा। जी हाँ, वही बचपन जब हम जाते थे, फूल लाते थे, फ्योले के फूल, बुरांस के फूल और तमाम जो फूल खिलते हैं इन दिनों चैत के महीने में, उन फूलों को लाके लोगों की देहली पे डालते हैं। इस साल भी जो चैत का महीना है वो शुरू हो गया है और जो गांव के बच्चे हैं पूरे उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं जौनसार में ये संस्कृति है कि बच्चे जो हैं 8-10 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो फूल लाते हैं और घरों में डालते हैं, घरों की देहलियों पे डालते हैं और जो घोगा माता है, घोगा माता की जय जयकार करते हुए पूरे गांव में घूमते हैं। आप यकीन मानिए कि अभी भी पहाड़ों में ठंड जस की तस है, बावजूद इसके जो बच्चे हैं वो कड़ाके की ठंड में सुबह उठ रहे हैं और गांव की प्रभात फेरियां लगा रहे हैं और ये क्रम लगातार 8 दिन तक चलता है। 8वें दिन जिसे अटवाड़ा कहते हैं, तो 8 दिन तक ये क्रम चलता है और बच्चे जो हैं वो फूल डालते हैं, उसके बदले में कहीं दाल चावल देते हैं, कहीं लया यानी कि जो चौलाई होता है चौलाई भून के देते हैं, तो कहीं गुड़ देने की पड़ता है, तो कहीं पैसे देने की भी अब धीरे धीरे जो चलन है वो आ गया है। इसके साथ ही जो लोकगीत है, लोकगीतों को बच्चे जो है वो गाते हैं और इसी के चलते बच्चे पूरे गांव में प्रभात फेरियां लगाते हैं। और ये फूल आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में इस वक्त जो ये टोकरी है, रिंगाल की टोकरी, ये वही टोकरी है जिसमें हम बचपन में फूल सजाते थे। तो आपको भी अपना बचपन याद जरूर आया होगा। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। फूलदेई उत्तराखंड के सभी जिलों में, सभी गांवों में यह त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर या किसी, जैसे हमारे गांव में है तो एक मंदिर में इकट्ठा होकर फिर गांव की प्रभात फेरी करते हैं और सुबह सुबह सभी गांवों में फूल डाला करते हैं। 7 दिन तक यह कार्यक्रम बच्चों के द्वारा कंटिन्यू किया जाता है और 8वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 8वें दिन जो बच्चा फूल लेके आता है वह बच्चा सिर्फ देवताओं को चढ़ाया जाए, वह फूल सिर्फ देवताओं को चढ़ाया जाता है। और फिर जो है कि गांव में कुछ
सामग्रियाँ बनती है, खाने की सामग्रियाँ बनती है और इस त्यौहार को वहीं पर समाप्त किया जाता है और फिर अगले साल इस त्यौहार की प्रतीक्षा की जाती है। फूलदेई का जो त्यौहार है ये पूरे उत्तराखंड में बहुत विविध तरीके से मनाया जाता है। ये गढ़वाल में ही जो है, अगर गढ़वाल की हम बात कर रहे हैं तो गढ़वाल में ही ये तरह तरह अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। अलकनंदा घाटी में इसकी परंपरा कुछ और है, पिंडर घाटी में और है, नंदाकिनी घाटी में कुछ और दिखेगी आपको, मंदाकिनी घाटी में कुछ और विविधता इसमें है। तो ये जो पूरा ये त्यौहार है, कुमाऊं की तरफ कुछ और इसमें विविधता होती है। लेकिन इसमें किसी भी लोक उत्सव, लोक पर्व में यह होता है कि हम लोग आम तौर पर हमारे यहाँ या हमारे इलाके में जैसा मनाया जाता है हम उसी से विज्ञ रहते हैं। लेकिन ये प्रत्येक लोक उत्सवों की ये विशेषता होती है कि लोकोत्सव में बहुत विविधता, बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। फूलदेई की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड में ये बहुत विशिष्ट तरीके से और अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे अलकनंदा घाटी की अगर हम बात करें, चमोली जनपद की, तो यहाँ पर लगभग एक ही दिन ये फूल संक्रांति को या चैत्र मास की संक्रांति को ये पर्व मनाया जाता है। पहले दिन शाम को बच्चे फूल चुनने जाते हैं खेत खलिहानों में, जंगलों में, और इसमें फ्योंली का फूल बहुत आवश्यक माना जाता है। और उसके साथ साथ अन्य जो भी फूल उपलब्ध होते हैं आसपास, जिस भी तरह के फूल मिलते हैं, बच्चे उसको लेके आते हैं। रिंगाल की टोकरी पहले से तैयार करते हैं, उसको मिट्टी गोबर से लीप करके उसको सुसज्जित भी करते हैं। और फिर दूसरे दिन बहुत सुबह लोगों के उठते ही या उठने से पहले पूरे बच्चे एक झुंड बना करके गांव में प्रत्येक घर की देहरी में फूल बिखेरते हैं और फिर सभी बच्चे सामूहिक रूप से उनके आंगन में गोल घेरे में बैठ जाते हैं अपनी अपनी टोकरियों को लेकर के। दो तरह की टोकरी बच्चों के पास होती है, एक टोकरी में तो फूल होता है और दूसरी टोकरी होती है जिस घर के आंगन में बैठेंगे, जहाँ फूल फेंकेंगे उसके आंगन में बैठेंगे, तो वो जो घर के सदस्य होते हैं वो बच्चों को कुछ खाद्य सामग्री देते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में पहले हलवा बनाने की सामग्री देते थे, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि चीज़ें, गुड़ वगैरह आदि देते थे। लेकिन जैसे अभी वर्तमान में ये लइये वगैरह देने लग गए हैं लोग, और पैसे भी अब ये भी चलन में आ गया है कि बच्चों को पैसे दे रहे हैं, अब बच्चे उसके हिसाब से और पैसे खर्च करके अपने रुचि की चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। तो ये इसी तरह जैसे रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ क्षेत्रों में पूरे महीने भर फूल बिखेरते हैं देहरी में, घर के आंगन में पूरे महीने फूल फेंकते हैं। कुछ इलाकों में एक हफ्ते तक, 8 दिन तक फूल फेंके जाते हैं। इसी तरह उसके बाद जो बच्चों को जो सामग्री मिलती है, तो कुछ इलाकों में उस सामग्री को जंगल में जा कर के उसका सभी बच्चे उसका हलवा वगैरह बना करके फिर घोगा पुजाई करते हैं। जैसे अलकनंदा घाटी में एक घोगा पुजाई की खास परंपरा है। वहाँ घोगा को बाघ का रूप माना जाता है, तो जंगल में बच्चे जा कर के वो हलवा वगैरह बनाते हैं पहले, फिर वो बाघ के रूप में एक बच्चा होता है उसकी पूजा करते हैं और फिर उसको जले हुए उपलों से उसको मार करके भगाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से, उसकी पूजा करने से, फिर उसको भगाने से हमारी जो पशुधन है वो बाघ से उसकी रक्षा हो जाती है। तो उसको एक तरह का बाघ का स्वरूप और देवता का स्वरूप भी माना जाता है। लेकिन जैसे रुद्रप्रयाग और इन इलाकों में घोगा को माता माना गया है और वहाँ पर घोगा माता की डोली कंधे में रखकर
उसको घुमाते हैं तथा कुछ गाते भी हैं बच्चे। तो ये इस तरह से बहुत अलग अलग तरह से और गीत गाते हैं। गीतों में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। अभी पहले तो परंपरागत गीत गाते थे, लेकिन अभी जो चैनलों में जो रिकॉर्डेड गीत हैं, चूँकि उनका प्रसार होता है, नए बच्चों के पास वही गीत पहुंच पाते हैं जो आधुनिक माध्यमों में आ गए हैं, इसलिए बच्चे वर्तमान में उस तरह का गीत गा रहे हैं। फ्योंली के बारे में भी जैसे मैंने अभी उत्सवों में के आयोजन में विविधता की बात की, लोक की सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ा गुण होता है कि उसमें बहुत विविधता पाई जाती है। अभी मैंने आयोजन की विविधता की बात की, उत्सवों में विविधता की बात की, देवताओं के स्वरूपों में भी विविधता होती है लोक में। इसी तरह जो लोक में प्रचलित फ्योंली की कहानी में भी बहुत विविधता है। अलग अलग तरह से ये कहा जाता है, जिसमें कि अधिकांश ये कहा जाता है कि फ्योंली एक राजकुमारी थी या एक लड़की थी जो पहाड़ के किसी गांव में रहती थी। बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवान थी वो, प्रकृति की गोद में पलती थी, प्रकृति की गोद में पली बड़ी थी वो। तो एक बार एक राजकुमार आया, वो उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसके माँ बाप तैयार हो गए। चूँकि वो राजकुमार था, वो उनकी बेटी थी, गरीब थी, गाँव की बेटी थी। तो राजकुमार उसको ब्याह करके अपने महल में ले गया और महल में उसके पास सब कुछ था, बहुत धन संपत्ति, सुविधाएं, दासियां सब कुछ था, लेकिन उसको महल में सुकून नहीं मिल पाया। प्रकृति के बीच जीवन बिताने वाली वो कन्या राजमहल में सुखी नहीं रह पाई। उसके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास प्रकृति नहीं थी। उस सब जो एक बनावटीपन था उससे वो उकता गई और वो बीमार रहने लगी। और जब बीमार होकर के जब अंतिम समय पर पहुंची तो उसने राजकुमार से कहा कि मेरी अंतिम इच्छा तुम पूरी कर देना, मुझे मेरे गांव में ही दफनाना। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी इच्छा के अनुसार उसको उसके गांव में ले जाया गया, वहीं उसको दफनाया गया। तो जहाँ पर उसको दफनाया वहाँ पर ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रचलित है कि वहाँ पर एक फूल खिला जो फ्योंली था पीले रंग का एक फूल खिला, जिसका नाम लोगों ने उसके नाम से फ्योंली रखा। तो ये फ्योंली के फूल की कहानी है।